हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे बीच बीच में आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, खासकर जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दे रखे हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसका थ्योरी पार्ट पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि चैप्टर 8 आपका था यहाँ पे मोशन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, और 9 आपका है यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो दोनों ही चैप्टर आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पे पहले चैप्टर 8 पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे 9 पे आना है। और इससे रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज है, वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर 8 की जो हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई थी, यहाँ पे जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू कराए थे, तो उसी वीडियो में मैंने आपके यहाँ पे कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ये वीडियो आपकी होने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए भी आपको ये वीडियो फॉलो कर लेनी है, क्योंकि जो पीवाईक्यूज है यहाँ पे दोनों चैप्टर के, वो मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या सॉल्व करने वाले हैं, पहले तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं, साथ ही साथ जो आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, खासकर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं, वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे जनरली पूछे जाते हैं और क्या फॉर्मुलेज आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे वीडियो होने वाली है, तो आप यहाँ पे जरूर देखना। ठीक है, तो नाउ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी आपका डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलता है पेज नंबर 118 पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं ओवरऑल, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं पेज 118 पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको जैसे पता है कि हम हमेशा यहाँ पे एक पीडीएफ में हमेशा यहाँ पे बना के रखता हूँ, ताकि क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं होती है हमेशा हर चीज समझाने की, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक पेज पे रख के आपको समझा सकता हूँ इजीली। तो देखो मैंने हमने हमने यहाँ पे बेसिकली पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था, जब हमने यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, कि जो आपका इनर्शिया होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका यहाँ पे मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको यहाँ पे कि इनर्शिया जो होता है आपका यहाँ पे वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जिसका ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जितना जिसका मास ज्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझ लो कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं या फिर 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये देखना है आपको। तो पहले में आपको दे रखा है रबर बॉल और स्टोन के बीच में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, और आपको सेम साइज भी दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका स्टोन होता है वो आपका ज्यादा हैवी होता है रबर बॉल से, तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे स्टोन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है स्टोन। अब दूसरे पे हम चलते हैं, दूसरा आपका होने वाला है बाइसाइकिल और ट्रेन। अब यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें पता है कि ट्रेन का मास आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बाइसाइकिल। तो अपना यहाँ पे आंसर होने वाला है ट्रेन। ठीक है, और सी में आपसे बोल रहा है 5 रुपी कॉइन या फिर 1 रुपी कॉइन। अब आपने अगर 5 रुपी कॉइन देखा हो तो वो आपका ज्यादा थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू 1 रुपी कॉइन, तो वो आपका थोड़ा हेवियर साइड पे आ जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे आंसर होगा 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे इन तीनों में पूछता आपकी स्टोन ट्रेन 5 रुपी कॉइन में कौन सा हैवियर होगा, तो उस केस में हमारा ऑब्वियस आंसर होता है ट्रेन। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पे ज्यादा मास होता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो इनर्शिया होता है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली वो आपका यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे वो डिपेंड रहता है। ठीक है, तो जिसका ज्यादा मास उतना उसका उतना आप बोल सकते हो उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे चल लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो बेसिकली आपसे सबसे पहले तो पूछा आ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने बार आपकी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपकी कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। अब देखो सबसे पहली तो यहीं पे ही चेंज हो गई, जब यहाँ पे इस फुटबॉल प्लेयर ने, इसको हम लोग मान लेते हैं प्लेयर 1 है ये। ठीक है, हम यहाँ पे 1 डाल दे रहे हैं इसके आगे। तो ये प्लेयर 1 ने जब प्लेयर 2 को बॉल पास करी, तो ऑब्वियस सी बात है इसने कुछ ना कुछ तो ताकत लगाई होगी, कुछ फोर्स लगाया होगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो पहली तो हमें यहीं पे मिल गई कि पहली बार जो वेलोसिटी चेंज हुई वो यहाँ पे तब हुई जब पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को बॉल पास करी। ठीक है, अब उसके आगे देखो क्या बोल रहा है कि ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब यहाँ पे जो दूसरा प्लेयर है
जब देखो पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को पास करी, अब दूसरे प्लेयर ने गोल की तरफ बॉल मारी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरे प्लेयर ने बॉल मारी तो यहाँ पे वो दूसरी बार चेंज हो गई, है ना। क्योंकि गोल जैसे जैसे आप यहाँ पे जितना फोर्स लगाओगे उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा तेज होगी, है ना, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप उस तरफ में लगा रहे हो जहाँ पे भी गोल है उस तरफ में। तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अभी तक 2 बार वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, ठीक है। फिर देखो फुल स्टॉप के बाद आपको क्या बोल रहा है, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। अब देखो यहाँ पे अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो गोलकीपर है उसने गोल को सेव कर लिया और उसने यहाँ पे बॉल को कलेक्ट कर लिया। बॉल को कलेक्ट किया मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, रेस्ट पे आ गया यहाँ पे फुटबॉल। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी आपकी जो वेलोसिटी है बॉल की वो वापस से चेंज हुई। पहले वो कुछ वेलोसिटी की से आपके यहाँ पे गोल की तरफ जा रही थी, पर उसके बाद यहाँ पे जो गोलकीपर है उसने यहाँ पे बॉल को रोक लिया, जिसकी आपकी जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे आई वो जीरो हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी क्या हुई है, यहाँ पे चेंज हुई है। फिर नेक्स्ट आपको देखो क्या बोल रहा है, एंड किक्स इट टुवर्ड अ प्लेयर ऑफ इट्स ओन टीम। अब उसके बाद फुटबॉलर जो यहाँ पे गोलकीपर है उसने फुटबॉल को जब पकड़ा, उसके बाद उसने वापस से किक किया अपने फुटबॉल, अपने यहाँ पे जो टीम है, फुटबॉलर जो है यहाँ पे उसकी टीम से जो है उसकी तरफ। तो यहाँ पे जब इसने किक किया, ठीक है, किक करने की वजह से यहाँ पे चौथी बार आपकी यहाँ पे वेलोसिटी वापस से चेंज हुई। तो देखो यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ, 4 बार आपकी ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। पहली बार जैसे हम यहाँ पे मान के चलते, मान लो ये टीम ए है, ठीक है, इजी समझाने के लिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, और ये टीम बी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये गोलकीपर है, गोल है और ये गोलकीपर है, ठीक है। यहाँ पे ये टीम ए का प्लेयर, यहाँ पे ये टीम ए का प्लेयर, ठीक है, ये दोनों इस टीम के प्लेयर हैं, ठीक है। ये टीम बी का यहाँ पे ये क्या है, ये है गोलकीपर, ठीक। और ये है आपका यहाँ पे जो ये आगे जिसको पास करेगा। अब देखो पहले बॉल जो थी वो इसके पास थी, इसने पहले इसको पास करी, तो यहाँ पे पहली बार चेंज हो गई, ठीक है, वेलोसिटी। फिर जो ये दूसरा प्लेयर है जो टीम ए का है, इसने यहाँ पे बॉल जो है वो गोल की तरफ मारी, टीम बी के गोल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो गई। पर यहाँ पे जो ये गोलकीपर है, ठीक है, इसने इस बॉल को यहीं पे ही रोक लिया, ठीक है, इसको कैच कर लिया, आप इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने कैच किया तब यहाँ पे तीसरी बार वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि अब वो जो वेलोसिटी है वो रेस्ट पे आ गई, मतलब जीरो बन गई। वो तो बॉल जो है आपकी यहाँ पे वो रेस्ट पे आ गई, क्योंकि गोलकीपर ने बॉल को कैच कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद पकड़ने के बाद आपने देखा है कि गोलकीपर अपने टीम वाले को पास कर रहा है। तो जब इसने इसको पास करी अपने टीम वाले को, तो यहाँ पे चौथी बार यहाँ पे आपकी जो बॉल की वेलोसिटी है वो यहाँ पे वापस से चेंज हुई, ठीक है। तो ओवरऑल 4 बार आपकी यहाँ पे वेलोसिटी इस बॉल की यहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। अब देखो इसका आगे आपको क्या बोल रहा है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट। अब आइडेंटिफाई द एजेंट मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे कौन से प्लेयर की वजह से या फिर किसकी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो जो पहली बार यहाँ पे चेंज हुई थी वो हुई थी हमारी यहाँ पे प्लेयर वन की वजह से, ठीक है। जो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है ना कि यहाँ पे हम प्लेयर वन मान के चल रहे हैं इसको। तो पहली बार जो वेलोसिटी चेंज हुई वो प्लेयर वन की वजह से हुई। दूसरी बार जो वेलोसिटी चेंज हुई वो प्लेयर टू की वजह से हुई, जो दोनों ही आपके टीम ए के प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि टीम ए के प्लेयर वन की वजह से यहाँ पे पहली बार वेलोसिटी चेंज हुई। फिर उसने जब यहाँ पे दूसरे प्लेयर को बॉल दी और उसने जब यहाँ पे गोल की तरफ मारी, जो कि टीम ए का प्लेयर था, ठीक है, जिसने बॉल मारी गोल की तरफ, तो इसकी वजह से यहाँ पे दूसरी बार चेंज हुई थी। तो ऑब्वियसली जो एजेंट होगा आपका यहाँ पे, जो इस पे वेलोसिटी चेंज जिसकी वजह से हो रही है दूसरी बार, तो वो कौन सा होने वाला है, प्लेयर टू होने वाला है, ठीक है। अब जो तीसरी बार जब यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी चेंज होके वो जीरो हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोलकीपर ने बॉल को पकड़ लिया था, तो बॉल आपकी यहाँ पे रेस्ट पे आ गई। तो जो आपका यहाँ पे गोलकीपर है बेसिकली टीम बी का, इसकी वजह से यहाँ पे अब ये क्या हो गया, ये एक एजेंट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे तीसरी बार वेलोसिटी चेंज हुई थी। फिर इसने यहाँ पे क्या किया, वापस से यहाँ पे इसको पास किया है यहाँ पे, ठीक है, जो अपना फोर्थ प्लेयर होने वाला है। तो जो फोर्थ वाल बार भी यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो भी आपकी यहाँ पे गोलकीपर की वजह से ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि थर्ड में और फोर्थ में दोनों में ही आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, गोलकीपर ही होगा आपका एजेंट, ठीक है। थर्ड में होगा क्योंकि उसने यहाँ पे जो बॉल उसकी तरफ आ रही थी, गोल पे जा रही थी, उसने वो कैच कर ली, वेलोसिटी जीरो बना दी और उसको यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर ली, ठीक है, तीसरी वाली जो थी। चौथी जो वेलोसिटी जो चौथी बार चेंज हुई वो भी आपकी गोलकीपर की वजह से हुई, क्योंकि उसने बॉल को अब किक किया और अपने टीम वाले के पास पहुंचाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रेसली शेक इट्स ब्रांच। अब देखो जब भी हम यहाँ पे शेक करते हैं यहाँ पे किसी भी ट्री को, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपके जो कुछ जो ट्रीज के जो पत्ते होते हैं ना वो आपके यहाँ पे गिरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कहने का मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो सबसे पहली चीज, अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसको ही,
तो देखो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस टाइप का मोशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका एक पेड़ था। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे पेड़ ले रहे हैं, ये आपकी ब्रांच है कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ ब्रांच है। ठीक है, तो ये आपकी एक ब्रांच है मान लेते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे एक ये ब्रांच है। ठीक। अब ये आपका ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ी हुई है ना, मतलब यहाँ पे आप बोलो इसको रुकी हुई है। तो जब आप इस पेड़ को शेक करोगे तो यहाँ पे ये ब्रांच भी आगे पीछे जाएगी, है ना, और एक इक्वल डायरेक्शन में जाएगी। जितनी वो यहाँ जाएगी उतनी वो यहाँ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसका इनर्शिया ना बिल्कुल ही कम है। ठीक है, जिसका इनर्शिया, जिस भी लीव्स का इनर्शिया बेसिकली जो यहाँ पे आपकी ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, अगर वो यहाँ पे उस मोशन को ऐसे समझ लो कि उस मोशन को यहाँ पे वो झेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसका इनर्शिया बहुत ज्यादा कम है, जो भी आपके यहाँ पे ब्रांच से रिलेटेड है, तो वो सारे लीव्स आपके यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, और बाकी आपके यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, वो आपके यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्योंकि उनका इनर्शिया की वजह से। ठीक है, तो इनर्शिया आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम ऐसी चीज में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे वापस से मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको किस टाइप का मोशन देखने को मिलेगा, तो टू एंड फ्रो मोशन देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे इसको हिला रहोगे ना, जितना, तो जितना आपका इस साइड में ये आप हिला रहे हो, उतना ही आपका ये अपोजिट साइड में भी हिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी ब्रांच होगी ना, तो जितनी ब्रांच वो इस साइड में हिल रही है, ठीक है, मेरे कर्सर को देखना, तो जितनी वो इस साइड में हिल रही है उतना ही वो यहाँ पे इस साइड में भी हिलेगी, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि आपका जिस भी लीफ का इनर्शिया आपका यहाँ पे कम होगा, जो भी लीव्स आपके अटैच है उस ब्रांच के साथ, वो आपके यहाँ पे जो लीव्स है वो यहाँ पे नीचे जमीन पे गिर जाएंगे, और जिसका यहाँ पे ठीक इनर्शिया होगा वो आपके यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बस यहाँ पे यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये चीज देख पाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाला आपसे बोल रहा है कि वाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो हमने यहाँ पे ये एग्जांपल किस में देखा था, बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा था अपने यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट मोशन था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो हम यहाँ पे किस में देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने यहाँ पे देखा था, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो हम उसको जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। ठीक है, तो हमने देखो उसमें क्या देखा था बेसिकली, कि जब अगर आपके यहाँ पे कोई बस है, ठीक है, हम यहाँ पे लेके ही चल लेते हैं, तो जैसे मान लो ये आपकी एक बस है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि वाई डू वी फॉल इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बस मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपकी ये बस है ये चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टाइम आता है जिसने यहाँ पे ये ब्रेक मारता है, जैसे यहाँ पे इसका जो ड्राइवर है ये जैसे ही ब्रेक मारता है, तो जो यहाँ पे पीछे पैसेंजर भी बैठे हुए होते हैं वो आगे की तरफ यहाँ पे झुक जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो क्यों होता है, वो आपका होता है यहाँ पे, ये भी आपका होता है इनर्शिया की वजह से ही। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे देखा था पहले वाले ही लॉ ऑफ मोशन में ही। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है। एक तो हमारी ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन होगी, मान लो ये आपकी बस खड़ी है, अभी यहाँ पे ये रेस्ट पे है, उसके बाद ये चलने लग जाती है, मतलब यहाँ पे ये मोशन में आ जाती है। तो जब यहाँ पे ये एकदम से स्टार्ट करेगा, इसका यहाँ पे जो ड्राइवर होगा बस का, जब एकदम से स्टार्ट करेगा, तब आप देखोगे कि यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो पैसेंजर है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, कि जब उनको झटका लगेगा तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे पीछे की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ में हमेशा हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रखना है, हमें हमेशा यहाँ पे याद रखना है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब आपकी यहाँ पे बस जो है मोशन में है, पहले तो यहाँ पे क्या है, ये मोशन में है और रेस्ट पे आ रही है। ठीक है, तो जब रेस्ट पे आएगी तो ब्रेक मार के ही आपकी रेस्ट में आएगी, क्योंकि ब्रेक्स की वजह से आप यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो एक टाइप से, है ना। तो यहाँ पे जब ब्रेक उसने लगाया तब आपको एक झटका जो महसूस हुआ, उसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पैसेंजर बैठे होंगे वो आगे की तरफ यहाँ पे झुक जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अपोजिट क्या होगा यहाँ पे कि जब आपकी जो बस है वो रेस्ट पे है, और जब आपके यहाँ पे वो एक्सेलरेट करने जाएगा, मतलब मोशन में आना चाहेगा, जब एकदम स्टार्ट करेगा, तो आपको एक और झटका लगता है, जहाँ पे जो आपकी बॉडी है वो पीछे की तरफ चली जाती है। वो यहाँ पे क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके यहाँ पे जो इनर्शिया है उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे किसकी वजह से देखने को मिलती है, इनर्शिया की वजह से देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे 120 पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला आपको दे रखा है कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अब यहाँ पे आपको मास दे दिया 5 kg ऑफ ड्यूरेशन 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम भी दे दिया। इट इंक्रीजेज दी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7। अब जो यहाँ पे ये 3 है ये आपका क्या है, यहाँ पे इनिशियल है,
और 7 आपका क्या होने वाला है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इनिशियल को u से करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे v से करते हैं। फिर आगे आपसे बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता ही होगा, यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे एम ए होता है। और ए का हमने यहाँ पे जो चैप्टर 8 था, ठीक है, चैप्टर 8 जो हमने यहाँ पे पढ़ा था मोशन, तो वहां पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन निकालने का, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे चैप्टर 8 पहले करना है, उसके बाद ही चैप्टर 9 पे आना है, तभी आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी, वरना आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे बना लिया। आप यहाँ पे सिंपली इसको रट लोगे, पर यहाँ पे कुछ भी रटने की बात ही नहीं है। ये सिंपल बस आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे मोशन वाले चैप्टर में किया था, वो होता है आपका यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे दिखाओगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो आपको बाकी सारी अब वैल्यूज पता है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे फोर्स निकाल लोगे। मास आपको पता है 5 है, आपका जो v है वो 7 है, u आपका 3 है, तो इनको यहाँ पे पुट करो, t आपका 2 सेकेंड है, इसको सबको पुट करोगे 10 आपका यहाँ पे न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने t से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ, मतलब यहाँ पे अब क्या फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, पहले इन्होंने किया यहाँ पे एफ टी, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे कर दिया एम वी माइनस एम यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है यहाँ पे कि हम पहले ही इसको अलग अलग ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड देना। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किया बेसिकली इसके बाद, कि m को अब यहाँ पे लिया है डिवाइड में, तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ टी अपॉन एम इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्योंकि v ही पूछा गया है, ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बारे में ही आपको यहाँ पे पूछा गया, कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली v के बारे में ही पूछा जा रहा है आपसे, क्योंकि यहाँ पे अब टाइम चेंज कर दिया उन्होंने, तो जब टाइम चेंज किया उसकी वजह से यहाँ पे पूछ रहे कि अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको हम यहीं रहने देंगे, u को हम इस तरफ ले आएंगे। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ टी अपॉन एम, और प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पे u। ठीक है, तो ये अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, और इसी को आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे u पहले लिख दो फिर एफ टी अपॉन एम लिख दो। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिंपली बस वैल्यू पुट कर दी, t की जगह यहाँ पे 5 पुट कर दिया, f हमने यहाँ पे ऊपर निकाला था वो था हमारे यहाँ पे 10, m की हमें यहाँ पे वैल्यू पता है वो है हमारी यहाँ पे 5, u की हमें वैल्यू पता है वो है हमारी यहाँ पे 3। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अपनी 10 प्लस 3 अपना यहाँ पे आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये सब हम यहाँ पे पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं मोशन वाले में। ठीक है, एसआई यूनिट्स वगैरह। अब उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो आपको क्या दे रखा है, which would require a greater force accelerating 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना अगर आपको पता हो कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इस तरीके से लिखा है, क्योंकि वो एस को ऊपर की तरफ ले आए, डिनोमिनेटर में था यहाँ पे, अब वो यहाँ पे न्यूमिनेटर में ले आए, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस जो 2 था आप यहाँ पे -2 के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू दे रखी है ये आपकी है यहाँ पे a, ये है आपका यहाँ पे m। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे a और ये भी आपका यहाँ पे m है। तो इसको समझने के लिए हम इसको m1 ले रहे हैं, इसको a1 ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे बॉडी दे रखी है, मास m2 ले रहे हैं, और a2 हम यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है f इक्वल्स टू ma होता है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो क्या आपको यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करना है, हम उस पर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है फोर्स। ठीक है, फोर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, एफ इक्वल्स टू एम ए से आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो। यहाँ पे 2 इंटू 5 करोगे पहले का आ जाएगा 10, दूसरे में 4 इंटू 2 करोगे तो दूसरे का आ जाएगा यहाँ पे 8 न्यूटन। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पहले की फोर्स आपकी यहाँ पे ज्यादा है दूसरे से, तो यही आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। मतलब इसको एक्सेलरेट करने के लिए 2 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी। वो तो हमने यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। तो बस आपसे यहाँ पे यही पूछा जा रहा था। ठीक है, फिर तीसरे पे चलते हैं। अब देखो तीसरे में आपको क्या दे रखा है, मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, यू आपका हो गया यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपका देखो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि आपकी मोटर कार जो है यहाँ पे मूव कर रही है। जब मूव कर रही है, पहले से ही मूव कर रही है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी या आपकी बेसिकली जो आपको दे रखा है यहाँ पे यही होने वाली है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम भी दे दिया है यहाँ पे 4 सेकेंड। उसके बाद आपको बोला है कि एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब जब एक बार यहाँ पे ब्रेक्स लग गए
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका जो v होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होने वाला है। अब देखो, अब अगली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 4 सेकंड आपको क्योंकि टाइम दे रखा है, तो और ये आपकी एसआई यूनिट है टाइम की, तो आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आपको यहाँ पे स्पीड को भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड में, और वो यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यू की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकंड, टी आपको यहाँ पे दे रखा है 4, वी है आपका यहाँ पे 0। अब देखो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brake on the motor car if its mass along with the passenger is 100,000 kg। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे फोर्स, मतलब यहाँ पे F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास आपको दे रखा है यहाँ पे 1000, है ना। 1000 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, मास दे रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही हमने यहाँ पे पता है हमें, यहाँ पे जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे मास से, तो m इंटू फिर v माइनस यू अपॉन टी आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। m आपको पता है यहाँ पे 1000, v आपको यहाँ पे पता है 0, और माइनस में आपका यहाँ पे आ जाएगा 30, और अपॉन टाइम क्या है आपका यहाँ पे 4 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा -7500 और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी याद रखना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। -2 आपका आ गया क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे पावर करी है आपने, ठीक है। मतलब s को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में रहे तो इसकी जो पावर होगी वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसी को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना क्योंकि आपको ना सीडीएस में भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे जहाँ पे ना पावर्स के साथ खेला जाता है क्वेश्चंस में। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा यहाँ पे न्यूटन, पर जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा वहां पे आपको केजी मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। पर अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन, अब आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि केजी मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली आपको यहाँ पे उसको ही हम यहाँ पे न्यूटन बोलते हैं, तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं लगाओगे आंसर, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये चीजें पता होना चाहिए कि किसको किस यूनिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी क्या एसआई यूनिट है, तो ये सब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है -7500 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हो ना, वो आप यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी आपका आंसर यहाँ पे फोर्स का माइनस में आए, इसका सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि जिस भी डायरेक्शन में वो बेसिकली आपकी मूव कर रही थी ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, इसलिए आपका जो साइन आया है वो यहाँ पे माइनस आया। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी मोटर कार यहाँ पे मूव कर रही है और आपने यहाँ पे ब्रेक्स लगाए, तो ब्रेक जब लगा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ब्रेक्स आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तभी आपकी यहाँ पे कार रुक रही है ना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बस सेंस के हिसाब से अगर देखो, अगर क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, फोर्स, तो आपकी जो कार है वो और उल्टा ज्यादा तेज जाएगी। तो ब्रेक लगाने पे क्या हो रहा है बेसिकली, जो आप यहाँ पे फोर्स अपनी तरफ से लगा रहे हो वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो बैलेंस आउट कर दे रही है फोर्स को, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ पे जो आपका एग्जांपल दे रखा है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द masses वर टाइड टुगेदर। अब देखो सबसे पहली चीज, आपको हम सबको यहाँ पे पता है F इक्वल्स टू होता है आपका यहाँ पे एम ए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एम जो आपका यहाँ एफ है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, और दोनों के केस में आपका एफ सेम होने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली एम निकालना है, ठीक है, दोनों के केस में। तो m1 इक्वल्स टू, ये आपका यहाँ पे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, या फिर m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f अपॉन ए आ जाएगा। तो f अपॉन a1, ठीक है, a1 हमारा यहाँ पे क्या है 10 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5/10, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना आ गया यहाँ पे 0.5, ठीक है। तो हमारे पहले का यहाँ पे मास क्या आया, यहाँ पे 0.5 आया है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा F/A2 इक्वल्स टू m2। तो अगर हम इसमें बात करें तो m2 अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स अपना यहाँ पे क्या होने वाला है, फोर्स अपना यहाँ पे सेम होने वाला है 5। फिर A2 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब ये हमारा यहाँ पे 20, तो 20 हम यहाँ पे पुट करेंगे, अब ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 4। 1/4 आपका कितना होता है 0.25, है ना। तो ये तो आई होप कि आपको पता ही होगा 1/4 आपका कितना होता है, यहाँ पे 0.25 होता है। अब उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पे मास है, अब एक का मास हमारा ये आया 0.5, एक का है हमारा यहाँ पे 0.25। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव
इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, मतलब अब अगर हम यहाँ पे मास को ऐड कर देते हैं m1 प्लस m2 कर देते हैं तो 0.5 प्लस 0.25, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0.75। तो मास अपने पास यहाँ पे कितना आ गया टोटल 0.75, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा जब आप यहाँ पे दोनों ही मास को टाइड कर देते हो टुगेदर, मतलब यहाँ पे दोनों को ही जोड़ देते हो। तो जोड़ने पे हमारा मास क्या आ रहा है यहाँ पे 0.75। अब हमें यहाँ पे बाकी हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला अपना यहाँ पे क्या है F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ पे F अपॉन एम। तो F हमें यहाँ पे पता है 5, और हमारे यहाँ पे मास क्या आया था 0.75, है ना। और हाँ ये याद रखना कि केजी में है, तो केजी में आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूटन को भी इन्होंने कन्वर्ट किया है बेसिकली यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप इन सबको कैंसिल आउट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे केजी से कट जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आ रही है सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि न्यूटन को और किस तरीके से लिखते हैं, या फिर कोई भी दूसरी यूनिट को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, खासकर क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे पता होगा केजी मीटर सेकंड, मतलब आपका यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एम के एस मैट्रिक सिस्टम बेसिकली जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे यूज हो रहा है। जो आपका लेंथ है उसको हम मीटर में दिखाते हैं, जो आपका यहाँ पे वेट है उसको हम किस में दिखाते हैं, यहाँ पे केजी में दिखाते हैं, मास मतलब। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो अगला आपका यहाँ पे टाइम होता है उसको हम किस में दिखाते हैं, सेकंड में दिखाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन तीनों को यूज करा है। तो एम के एस, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसका नाम हम हमारा यहाँ पे क्या आता है, एम के एस आता है, एम के एस आता है। उसको ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एसआई यूनिट के भी नाम से आप इसको जान लो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपने यहाँ पे एक सुन रखा होगा सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक सुन रखा होगा यहाँ पे फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट अपने यहाँ पे क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर 9.9। अब आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, तो हम यहाँ पे पहले तो मास लिख ले रहे हैं। ठीक है, 20 ग्राम इस बॉल का यहाँ पे मास है। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी दे रखी है, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब यहाँ पे पॉइंट था आपका शुरू का, तो मतलब यहाँ पे u क्या होने वाला है, यहाँ पे 20 होने वाला है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपकी अब ये डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी टाइम के साथ। तो टाइम तो आपको यहाँ पे इससे दिख गया, तो टी आपका क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, है ना। 10 सेकंड्स आपको एस में देख रखा है, मतलब यहाँ पे सेकंड इसकी एसआई यूनिट आपको यहाँ पे बेसिकली दे रखी है। और यहाँ पे आपको यू किस में दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे इससे देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो वी क्या होगा, वी आपका होगा जहाँ पे भी ये आके रुक रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आके आपकी ये जो भी बॉल है वो यहाँ पे रुक गई है, मतलब यहाँ पे बेसिकली आपके यहाँ पे वी होने वाला है। वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई कि क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा था, 20 से हो रहा था, तो यू अपना 20 हो गया, टी अपना 10 हो गया, क्योंकि आते आते यहाँ पे टाइम आपको नीचे दे रखा है तो 10 आ गया। और यहाँ पे आपको बोल रखा है यहाँ पे कि आपको बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी वो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन के अलोंग आपका यहाँ पे जो होता है वो जीरो होता है, मतलब ओरिजिन होता है। तो आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी होने वाला है इसके अलोंग वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन दी बॉल ब्रिंग इट टू दी रेस्ट, मतलब यहाँ पे कितना फोर्स यहाँ पे लगाया जाएगा बॉल पे, टेबल कितना फोर्स लगाएगा बॉल पे कि यहाँ पे आपकी जो बॉल है वो यहाँ पे रेस्ट पे आ पाए। अब देखो वही वापस से एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, v अपॉन यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे आ गया, हमने निकाला था जीरो, u हमारा था यहाँ पे 10 सॉरी 20, और टाइम था हमारे पास कितना, यहाँ पे टाइम है हमारे पास यहाँ पे 20 का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये तो आपका -20 हो जाएगा, -20 अपॉन 10 करोगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे -2 बन जाएगा। ठीक है, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसको आप मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो मीटर में कन्वर्ट करने पे कितना आ जाएगा, 0.02, और यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा ही, तो -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज तो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब उसके बाद आपको बोला था यहाँ पे फोर्स निकालने, तो अब यहाँ पे सिंपल सा बस वही फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज कर लो। आपको क्योंकि मास तो पता ही है 20 है, ए हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आप पुट करोगे,
और अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि आपको यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है, मास में 20 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इस ग्राम को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 1000 से यहाँ पे बेसिकली डिवाइड किया, क्योंकि इनको अब यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इसको। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो 20 आपको दे रखा था ग्राम में, आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है केजी में, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप केजी लिख दो, और इनटू आपका एक्सेलरेशन कितना आया था, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे फोर्स आ जाएगा -0.0004। अब यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ऑब्वियस ही बात है, अब इसको बार बार आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ सकते हो। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आप यहाँ पे फोर्स लग रही है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जनरली कौन सी फोर्स लगती है, वो लगती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमने ये कुछ एग्जांपल्स जो आपको बीच में दे रखे थे, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नाउ आगे चलते हैं। तो अब आपको जो आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक से, ठीक है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे ये फायर होने के बाद यहाँ पे ये वेलोसिटी है यहाँ पे इस बुलेट की, तो मतलब यहाँ पे v बेसिकली यहाँ पे जो है बुलेट का, वो यहाँ पे होने वाला है 150, पर यहाँ पे जो u केस होगा ना, वो आपका यहाँ पे जीरो ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, मतलब यहाँ पे पिस्टल की भी बात हो रही है, तो हम यहाँ पे पिस्टल को भी यहाँ पे जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे जीरो ही होने वाली है, ठीक है। फिर व्हाट इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, मतलब अब आपसे यहाँ पे बेसिकली जो दूसरी वेलोसिटी है आपसे यहाँ पे ये पूछी जा रही है। तो देखो, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको 20 ग्राम दे रखा है, इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे इन्होंने कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे जो पिस्टल का मास है वो आपको 2 kg दे रखा है, ठीक है। तो एक ही यूनिट में सबको लाना होता है, तभी आप यहाँ पे सोल्यूशन सॉल्व करने जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या काम होता है कि अगर आपको अलग अलग यूनिट्स दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे एक यूनिट में उनको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 kg आपको दे रखा है। फिर बुलेट का जो आपका u1 होगा, मतलब u हमने यहाँ पे ub ले रखा है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वो जीरो हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे दे रहा है। फिर आपको देख रहा है यहाँ पे कि फाइनल वेलोसिटी जो आपकी होगी यहाँ पे बुलेट की, वो 150 मीटर पर सेकेंड होगी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल फायर हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आप यहाँ पे एक डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज हमारी होती है टोटल मोमेंटा निकालने की, मतलब मोमेंटा क्या होता है, टोटल मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जब भी एक से ज्यादा की बात करते हैं ना मोमेंटम निकालने में, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मोमेंटा लिखते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पिस्टल प्लस बुलेट का, बिफोर यहाँ पे आप बोल लो फायर, मतलब यहाँ पे जब वो रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे जब थी, ऑब्वियस सी बात है, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, P इक्वल्स टू होता है आपका यहाँ पे m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मास हो गया ये, तो मास हम लोग यहाँ पे देखो पिस्टल और बुलेट दोनों का निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंटा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मोमेंटा क्या हो जाता है यहाँ पे, जब एक से ज्यादा आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे एक साथ निकालते हो मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टल और बुलेट का निकाल रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे मास होगा वो इन दोनों का कंबाइन होगा। तो मास हमें यहाँ पे पता है कि जो पिस्टल का है वो है टू के जी, और जो हमारे यहाँ पे बुलेट का है वो है 0.02 kg। तो दोनों को हमने यहाँ पे ऐड किया। पर जो हमारे यहाँ पे v है, मतलब v हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे u मतलब बेसिकली हम यहाँ पे u की बात करने जा रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये v बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। ये इससे कंफ्यूज मत करना कि v ये एक फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे v आपकी बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपको क्योंकि आगे कंडीशन दे रखी है कि जब वो यहाँ पे रेस्ट पे हो, तो इसकी मदद से आप यहाँ पे पता करोगे कि यहाँ पे आप क्या फाइनल की बात कर रहे हो या फिर इनिशियल की बात कर रहे हो। अब जब यहाँ पे वो रेस्ट की बात हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है वो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे u हमें पता है जीरो दे रखा था, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे जीरो ही आना है। फिर नेक्स्ट अपना यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर फायर, ठीक है, मतलब जब उसने यहाँ पे फायर कर दिया उसके बाद। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जो अब हमारी यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी हमें यहाँ पे पता ही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे अब इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं कर सकते, अब हमें यहाँ पे इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो हमें यहाँ पे ये v निकालना ही है, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है रिकॉल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, तो ये तो हमें यहाँ पे निकालना ही है, जिसको हम यहाँ पे v से डिनोट कर रहे हैं। पर हमें बाकी चीज तो पता है ना एटलीस्ट, जैसे हमें यहाँ पे बुलेट का मास पता था, उसको हमने यहाँ पे बुलेट के फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब आपसे यहाँ पे फायर होने के बाद की बात हो रही है। तो फायर जब उसने किया, तो यहाँ पे बुलेट का जो यहाँ पे वेलोसिटी था वो था 150 मीटर पर सेकेंड।
तो हमें यहाँ पे जो उसका मास है, मास इंटू वेलोसिटी हम जब करेंगे तो 0.02 केजी इंटू 150 मीटर पर सेकंड से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसी में ही आप यहाँ पे बुलेट को प्लस करोगे, मतलब यहाँ पे जो आपका पिस्टल है उसको प्लस करोगे, तो प्लस पिस्टल का मास कितना है 2 केजी। और हमें यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता, और यहाँ पे वेलोसिटी आपकी अलग भी हो सकती है, इसकी अलग होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे v हमने ले रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे यही निकालना है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बना है, यहाँ पे बेसिकली इसको सॉल्व करने पे 3 + 2v इंटू के जी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम का इन्होंने ये चीज याद रखना कि मोमेंटम का यहाँ पे आपको दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, और इसी को यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को, सेम को, ठीक है। तो इसलिए आप इससे कंफ्यूज मत करना, बस आपको ये यूनिट्स पता होना चाहिए कि किसको किसकी यूनिट क्या है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप दोनों को बेसिकली इक्वली रख दोगे, तो 3 + 2v इक्वल्स टू कर दोगे आप यहाँ पे 0। तो 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, -3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -1.5। तो अब हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस कर लिया, माइनस मतलब हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे उस पिस्टल की रिकॉल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। क्योंकि फायर आपका देखो यहाँ पे आपको समझा भी रखा है नीचे डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे जब आप ये बुलेट फायर करते हो ना, तो यहाँ पे आपको पता है कि गन आपकी यहाँ पे पीछे की तरफ जाती है, तो वही बेसिकली वो वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसी की यहाँ पे बात हो रही है, तो वही आपसे पूछा जा रहा था, वो है आपका यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंजर्वेशन और मोमेंटम में क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो को अलग अलग दोनों को सॉल्व किया और उसको हम इक्वली रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो निकालना है वो हमें यहाँ पे पता चल पाता है, ठीक है। एक हमारा हो गया रेस्ट के टाइम पे, ठीक है, मतलब इनिशियली। फिर एक हमारा हो गया यहाँ पे जब फाइनल चीज हो रही है उस टाइम पे। अब जैसे अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे स्केट बोर्ड यहाँ पे दे रखा है और एक गर्ल दे रखी है। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शन लेस व्हील्स, द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg। अब आपको देखो यहाँ पे मास दे रखा है यहाँ पे कार्ट का, पर आपको यहाँ पे उसका वेलोसिटी नहीं दे रखा, वही आपको यहाँ पे पूछ रखा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, अब आपसे यहाँ पे ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे वही टोटल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लड़की का भी और उस कार्ट का भी। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे, क्योंकि आपको दोनों चीज पता ही है, इनिशियल देखो, इनिशियल ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कार्ट की 0 होने वाली है और यहाँ पे आपको 5 दे रखा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनको दोनों को सेपरेटली लेके फिर हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया इंटरैक्शन के टाइम, ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले तो वो अलग अलग हो गया कि एक तरफ आपका स्केटबोर्ड रखा हुआ था, लड़की पीछे से भाग के आई, तो उस टाइम तक यहाँ पे जो है वो आपको अभी तक हमने निकाल लिया 200 kg मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही उस लड़की ने उस स्केटबोर्ड पे, उस या फिर आप बोलो उस कार्ट पे पैर रखा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या इंटरैक्शन होने के बाद क्या आपका टोटल मोमेंटम बना, वो हम यहाँ पे इससे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, मास को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और हमें यहाँ पे क्योंकि दोनों का ही हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे v हो जाएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे लड़की की भी वेलोसिटी नहीं पता है जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है, ना ही हमें यहाँ पे स्केट बोर्ड की पता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या ले रखा है, v ले रखा है, ठीक है। तो 43v kg मीटर पर सेकेंड ले लिया हमने, ठीक। अब उसके बाद आप ऑब्वियस सी बात है, जो हमने वहां पे किया इक्वल रख के वही आप यहाँ पे करोगे, तो 43v इक्वल्स टू आप कर दोगे यहाँ पे, देखो 43v इक्वल्स टू कर दोगे यहाँ पे 200। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 200/43 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्लस में आया, मतलब यहाँ पे आप जिस डायरेक्शन वो लड़की जा रही है उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेम डायरेक्शन, बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में यहाँ पे दोनों ही जा रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately became entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second. Another has a mass of 55 kg and moving with a velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction एंड विद व्हाट वेलोसिटी, ठीक है, पहले डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है, वेलोसिटी भी पूछी जा रही है, विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोलिजन के बाद बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज कोलिजन से पहले, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, m1 हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के ही दिखा दे रहा हूँ। तो m1 आपको यहाँ पे आ जाएगा 60, m2 आपका यहाँ पे आ जाएगा 55,
ठीक है। फिर यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी भी दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो v1 ले ले रहे हैं, तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट, इसको हम u ले ले रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना, क्योंकि इनिशियल की हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनिशियल। तो इनिशियल में अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा u। इनिशियल अपना यहाँ पे है u1, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेयर का, ठीक है। पहले प्लेयर का ये है दूसरा प्लेयर। तो पहले प्लेयर का मास है 60 kg, ठीक है, और दूसरे वाले का है 55 kg। फिर u1 आपको यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। u2 आपको यहाँ पे दूसरा प्लेयर जो है उसका हमने यहाँ पे u2 ले रहे हैं, वो आपको दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना इन वैल्यूज को डाल के, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -30 kg/मीटर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी आप सेपरेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों के ही मास भी पता है और वी भी पता है। पर यहाँ पे जब एक बार वो कोलाइड हो गए, ठीक है, कोलिजन के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा, तो अब आपका जो मास होगा ना वो टोटल मास हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 60 + 55 आपका कितना आ गया, यहाँ पे 115 kg हो गया। और इनटू आप कर दोगे यहाँ पे v, क्योंकि आपको अब यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है कोलिजन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मास ऐड ऑन हो गया है, और v आपका यहाँ पे इंटू वी कर दोगे, वो भी आपका यहाँ पे सेम हो जाएगा इसलिए। तो अब यहाँ पे आपका क्या बन गया, -30 = 115 v। अब इसको आप क्या करो, यहाँ पे 115 को उधर नीचे ले जाओ, तो -30/115, ठीक है। v = -30/115। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका यहाँ पे जो माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी पाओगे, दस द टू एंटेंगल प्लेयर्स वुड मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.26 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, दैट इज इन द डायरेक्शन द सेकंड प्लेयर वाज मूविंग बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे कि पहले आपको बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, और ऐसी कुछ चीज होती है उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है। तो आप यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम में क्या करते हो, पहले आप इनिशियल जो है उसका मोमेंटम निकाल लेते हो मिला के। फिर यहाँ पे जब कुछ हो जाता है, जैसे कोलिजन हो गया इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम बात कर रहे हैं, तो कोलिजन के बाद आपका यहाँ पे क्या चेंज इन मोमेंटम, हम उसको निकाल लेते हैं। फिर दोनों को हम राइट, आप बोलते हो ना कि LHS = RHS, तो उस तरीके से हम यहाँ पे दोनों को इक्वल रख देते हैं। फिर उसकी मदद से हम यहाँ पे जो भी हमें नहीं पता होता है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, उसकी उसकी हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी सिंपल सा आपको यहाँ पे ये चीजें करनी है। अब इसी में आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। अब देखो, जब मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी करवाई थी ना, तब भी मैंने आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था, जहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे कि आपको एक इंसान खड़ा है, वो जब यहाँ पे रोड पे मूव करता है ना, तो जब यहाँ पे वो मूव करता है, तो जब यहाँ पे वो अपने पैर रख रहा है यहाँ पे इस रोड पे, तब वो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। ये चीज तो आप यहाँ पे मान रहे हो कि यहाँ पे आप जब पैर उठाते हो और जब आप यहाँ पे धरती पे या फिर जमीन पे पैर रखते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो उसको रखने में। तो वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपकी यहाँ पे अर्थ भी लगाती है आपकी तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, वही आपके यहाँ पे जो अर्थ होती है ना, वो भी आपकी लगाती है। बस फर्क क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। किस डायरेक्शन में लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, और जिसकी वजह से आप यहाँ पे इसी की इन सब की वजह से आप यहाँ पे वॉक कर पाते हो, या फिर आप बोल लो यहाँ पे मूव कर पाते हो, ठीक है, या फिर आप बोल लो यहाँ पे कि रन कर पाते हो, ठीक है। तो वही सेम आपका एग्जांपल हो जाएगा हॉर्स के केस में भी, क्योंकि हॉर्स भी आपका आपका जब पैर रखेगा, वो यहाँ पे जब जमीन पे पैर रखेगा, वो भी आपकी एक फोर्स लगा रहा है जमीन पे। और इसी तरीके से आपकी अर्थ भी जो होगी, वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में उस हॉर्स के पैर की तरफ। और इसी की इन सब दोनों की वजह से बेसिकली आपका यहाँ पे जो हॉर्स होगा वो भी यहाँ पे मूव कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी सी चीज बोली जा रही है, और इसी की वजह से जो आपका हॉर्स होगा वो यहाँ पे कार्ट को पुल ऑफ कर पाएगा, ठीक है, मतलब कार्ट को खींच पाएगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स। अब हॉर्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा, यहाँ पे जैसे मान लो ये फायर व्हीकल है, इसमें से ना पीछे से ऐसे आपके यहाँ पे पाइप निकलते हैं ना, और यहाँ से आपका पानी निकलता है। तो इस एरिया जो आपका बोल लो, इस पाइप को बोल लो, तो इसको यहाँ पे आपका फायरमैन पकड़ के रखता है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो यहाँ पे कि क्यों डिफिकल्ट है यहाँ पे ये चीज, वो है यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, जो आपको यहाँ पे पढ़ भी रखा है हमने यहाँ पे कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो भी आप यहाँ पे एक्शन करोगे ना, उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आप पे भी होगा। तो वही चीज, सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे जो आपका पानी निकलता है, जो इजेक्ट करता है ना इस पाइप के थ्रू,
तो वो इतना ज़्यादा हाई वेलोसिटी का होता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स महसूस होती है अपने ऊपर, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही चीज़ आपको पता होना चाहिए था, और इसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको पकड़ के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है। अब जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग में भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का प्रिंसिपल यूज होता है ना। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको इनमें ही दिखा दे रहा हूँ पहले तो हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। अब थर्ड आपको देखो क्या दे रखा था, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 kg इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो देखो यही हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऊपर भी देख रखा था। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हम उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, मास ऑफ बुलेट दे रखा है ना। मास ऑफ बुलेट हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 50 ग्राम्स दे रखा है। फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मास ऑफ राइफल दे रखा है। ठीक है, एम आर मतलब मास ऑफ राइफल, एम बी मतलब मास ऑफ बुलेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, हमें ये दे रखा है 4 kg। अब मैं पहले इसको ना ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको बना दे रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4000 ग्राम। ठीक है, पहली चीज। फिर हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, हमें यहाँ पे जो अपना यहाँ पे बुलेट है ना, फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, बुलेट फायर हो रही है तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आपसे रिकॉल वेलोसिटी पूछी जा रही है किसकी, यहाँ पे वो है आपकी यहाँ पे गन की। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, वी आर पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे वी आर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इनिशियल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो आपका यहाँ पे यू आर होगा वो आपका होगा यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो गन होगी वो यहाँ पे आपकी रेस्ट पे है। तो जो बेसिकली आपका इनिशियल मोमेंटम भी होगा यहाँ पे, इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं P0, P आपको पता है मोमेंटम को इस P से डिनोट करते हैं। तो P आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी होता है। अब आप चाहे मास आपका कुछ भी हो, पर v तो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे 0 ही है ना। इनिशियल जो आपके यहाँ पे वेलोसिटी वो तो 0 है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 ही आने वाला है। तो इनिशियल जो आपका मोमेंटम होगा यहाँ पे राइफल का, ठीक है, आर का जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल मोमेंटम की, तो देखो टोटल मोमेंटम की जब हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपकी यहाँ पे राइफल और बुलेट को मिला के है, ठीक है, तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, ये उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे M1 सॉरी MB VB प्लस MR VR। ठीक है, और इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी बी मतलब ये मत समझ लेना फाइनल वेलोसिटी है ना। ये आपका यहाँ बेसिकली यहाँ पे हम इसको अभी हम निकालेंगे इसी चीज को। तो आपको देखो यहाँ पे अब क्या क्या दे रखा है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो आपसे यहाँ पे इनिशियल ये आपका पूछ रखा है रिकॉल वेलोसिटी। तो रिकॉल वेलोसिटी मतलब आपसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे वी आर पूछ रखा है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो वी आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा -MB, और यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे VB, और अपॉन में आपका यहाँ पे आ जाएगा MR। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला तो बनाना आ रहा है कि हम यहाँ पे कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको पिट कर दो, यहाँ पे 50 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 35, और ये माइनस साइन तो आपका यहाँ पे रहने ही वाला है, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ये 4000। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव में आया, तो अब यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 kg एंड 200 kg आर मूविंग अलॉन्ग द सेम। अब अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे M1 दे रखा है कितना, यहाँ पे 100 ग्राम। M2 हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, वो भी हमें दे रखा है यहाँ पे 200 ग्राम। ठीक है, पहली चीज हमें यहाँ पे ये दिख रही है। फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ हमें यहाँ पे M1 की जो यहाँ पे वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे U1 जो हमें यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, U2 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है कि दे कोलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे कोलिजन हो गया। अब उस कोलिजन के बाद जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो V1 हमें यहाँ पे दे रखा है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और अब हमें यहाँ पे V2 निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली V2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है।
तो देखो यहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्या करना है आपको यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब यहाँ पे जो इनिशियल चीजें थी, ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे ये इनिशियल है, इनिशियल मोमेंटम। तो अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 100 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 200 इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, है ना, 1 हमें दे रखा है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको सही सही लिख देता हूँ, एक सेकेंड देना। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 200 और इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, इसको पुट करोगे यहाँ पे आंसर निकालोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ग्राम क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम ही ले रखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन के टाइम की अगर आप यहाँ पे निकालने जाओगे वेलोसिटी वगैरह, तो अब आप यहाँ पे कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि दोनों ही जब आप निकालते हो, एक इनिशियल निकालते हो एक फाइनल निकालते हो, दोनों को फिर आप यहाँ पे इक्वल रख देते हो ना। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो हमें यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया, वो आपका यहाँ पे क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो इस केस का यहाँ पे मतलब क्या है कहने का, तो जो हमारे यहाँ पे ये 400 वैल्यू आई है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे कोलिजन के बाद का निकाल रहे हो ना, तो इक्वल में आपका यहाँ पे 400 ही रहने वाला है। मतलब क्या है यहाँ पे, वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 400, ठीक है। अब पिछले में हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया था यहाँ पे ये वाली वैल्यू में, क्योंकि हमारा इनिशियल जीरो आया था, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल रहता है वो। अब इनिशियली आपका जीरो आया तो हमें यहाँ पे वो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इक्वल्स टू आपका जीरो आने वाला है। और हमने यहाँ पे इसलिए हमने देखो ये वैल्यू लगा रखी है इक्वल्स टू जीरो, वो हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो आया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल होता है, ठीक है। जब इनिशियली जीरो है तो यहाँ पे जो फाइनल की वैल्यूज थी उसकी मदद से हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था, ठीक। अब यहाँ पे तो हमारा आ गया 400। अब इसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। m1 हमें यहाँ पे कितना दे रखा था, यहाँ पे 100 दे रखा है, v हमें यहाँ पे दे रखा है 1.67 दे रखा है, प्लस में m2 कितना दे रखा है, यहाँ पे 200 दे रखा है, v आपको यहाँ पे दे रखा है v2, ठीक है, वही आपको यहाँ पे निकालना है, अपॉन यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा 400, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे लिखोगे v2, अगर आप करोगे v2 यहाँ पे रहने दो और इन सबको आप उस साइड भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 माइनस, अब यहाँ पे देखो 100 को जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका 167, और जो v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, जो आपका बन जाएगा यहाँ पे 200, ठीक है। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है, यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे अब आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एक्सरसाइज वाले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, rate the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. अब देखो यहाँ पे आपसे बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब उससे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे आप, मतलब ऐसी कोई रीजन है जिसके वजह से आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर है तो हमें यहाँ पे कंडीशन स्टेट करनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हमें रीजन देना है। तो देखो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, मतलब यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है, ठीक। अब वो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, वो आपकी होगी जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे जब मूव करेगा ना, आपका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है कोई डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा ये पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि जब आपके यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वो यहाँ पे वो उसी डायरेक्शन में मूव करता जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब हम क्या बोलते हैं, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे उस पर लगती हुई नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गई। अब जैसे हमने यहाँ पे एक तो बोल दिया कि कांस्टेंट स्पीड है ना, या फिर आप इसको बोल रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। क्या है यहाँ पे
कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो कांस्टेंट जब वेलोसिटी की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब अनबैलेंस्ड फोर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जिसकी वजह से आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव करना शुरू करता है। पर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव करते हुए ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अनबैलेंस फोर्स आप मारोगे इस पे, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ये रुकेगी, है ना, या फिर जो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अब यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि अनबैलेंस फोर्स जब आप उस पे डालते हो, मतलब जब कोई भी फोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगाओगे, तो या तो आप उसको रोकने के लिए लगा रहे हो, या फिर आप स्पीड को बढ़ाने के लिए लगा रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या तो उसको रोकने के लिए लगाते हो, या फिर आप उसकी स्पीड को या फिर उसकी वेलोसिटी को आप यहाँ पे बढ़ाने के लिए लगाते हो। पर हमें हमने यहाँ पे क्या बोला कि ऐसी कंडीशन पॉसिबल है जहाँ पे जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपको देखने को मिलती है। वो कहाँ देखने को मिलेगी, जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पे हमेशा मूव करता हुआ ही जा रहा है। तो उस केस में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ, ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब आपका कारपेट होता है ना, जब आपका यहाँ पे मतलब आप ऐसे समझ लो इसको समझाने के लिए, मान लो ये आपका कारपेट है और यहाँ पे ये आप हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि बीट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी चीज है, यहाँ पे आप जैसे क्रिकेट बैट हो गया या फिर ऐसा कोई बैट बोलो, लकड़ी बोल लो, और आप इसको यहाँ पे मार रहे हो। ठीक है, इसको स्टिक से मार रहे हो, तो इससे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी निकल रही है, आप इस तरीके से समझ लो। तो यहाँ पे ये क्यों होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टिक जो आप मार रहे हो ना, तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो उस कारपेट पे, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टिक को पीछे लेके आ रहे हो, फिर एक जोर से उस कारपेट पे आप मार रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे जो कारपेट है उस पे यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस पर्टिकुलर आपकी स्टिक की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई, पहली चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज कि जो आपके इनर्शिया होता है ना डस्ट पार्टिकल का, ठीक है, जो आपके यहाँ पे कारपेट पे आपको दिखाई दे रहा है, उसका यहाँ पे मोशन चेंज हो जा रहा है ना। मतलब यहाँ पे जो आपका इनर्शिया है डस्ट पार्टिकल्स का, जो आपके यहाँ पे कारपेट पे आपको देखने को मिल रहे हैं, उसका क्या हो जा रहा है यहाँ पे, उनके यहाँ पे मोशन चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर चीज से, क्योंकि आप यहाँ पे स्टिक लेके अपना एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया आई होप की। ठीक है, पहला आपने यहाँ पे फोर्स लगाया अपने स्टिक की हेल्प से। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आप स्टिक की मदद से आप उस कारपेट को जो पीट रहे हो, मतलब आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। दूसरा पॉइंट, जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, उसी की वजह से जो आपका इनर्शिया है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स का, जो आपके कारपेट पे प्रेजेंट है, उनका यहाँ पे मोशन में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आई होप कि ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ रही हो। अब अगली चीज यहाँ पे, इसी की पर्टिकुलर चीज की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे जो कारपेट है, ठीक है, तो यहाँ पे वो आपका आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली यहाँ पे फोर्स लगाता है डस्ट पार्टिकल की तरफ। ठीक है, जब आप यहाँ पे स्टिक से कारपेट को मारते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली आपका, कि जो आपका फॉरवर्ड मोशन होता है यहाँ पे कारपेट का, ठीक है, तो वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कारपेट का जो आपका फॉरवर्ड मोशन है, वो आपका यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स लगता है डस्ट पार्टिकल्स पे। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा हो, जैसे अब आपका यहाँ पे ये कारपेट है, ठीक है, आपने एक स्टिक से यहाँ पे इसको मारा। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसको मारा। अब आप यहाँ पे देखते हो कि जब आप यहाँ पे इसको मारते हो, तो जो आपका यहाँ पे ये कारपेट है वो आपका थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ जाता है, मतलब आगे की तरफ आता है, और ये जहाँ पे मार रहे होते हो वो डायरेक्शन आपका थोड़ा दब जाता है ना, उस एरिया आपका वो एरिया क्या होता है, थोड़ा दब जाता है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो आपका कारपेट का जो फॉरवर्ड मोशन है, उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है उन डस्ट पार्टिकल्स पे। ठीक है, अब आपको आई होप कि समझ में आ रहा हो ये चीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज कि इसी की वजह से आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ये चीज लग रही है, और इसी की वजह से जो आपका डस्ट होता है ना, वो यहाँ पे आपका कारपेट से बाहर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार लास्ट बार और समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने लकड़ी ली, लकड़ी से आप उस कारपेट को पीट रहे हो। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे लकड़ी से उस कारपेट पे पीटा, मतलब एक बार भी मारा, तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल का जो इनर्शिया है, जो उस कारपेट पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनका मोशन चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जो आप यहाँ पे स्टिक की मदद से उस कारपेट पे लगा रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज कि जहां पे आपने ये स्टिक मारी, ठीक है, उस कारपेट पे, तो आपने देखा कि जो बाकी पार्ट है वो आपका ऊपर की तरफ उठ जाता है, और जहां पे वो स्टिक पड़ती है वो आपकी थोड़ा बैठ जाता है, नीचे की तरफ दब जाता है।
तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका फॉरवर्ड, अब जहाँ पे जो बाकी एरिया है ना कारपेट का, वो आपका फॉरवर्ड मोशन हो रहा है इस जगह पे कारपेट का, पर जहाँ पे ये स्टिक पड़ी वहां पे क्या हो रहा है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब वो यहाँ पे दब जा रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड मोशन जो यहाँ पे कारपेट का हुआ, उसने एक बैकवर्ड फोर्स लगाई उन डस्ट पार्टिकल्स पे, और इसी की वजह से जो उनकी वो उस पे जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके यहाँ पे बाहर आ गए। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, नहीं आता है तो अभी भी आप यहाँ पे कमेंट डाउन जरूर कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं आपको बुक्स में भी दिखा दे रहा हूँ, तो बुक में हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेसिकली आपसे, यहाँ पे हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ, ठीक है, स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे मान लो ये आपकी बस है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऊपर इसके रूफ होती है, अगर आप यहाँ पे कोई लगेज रखते हो तो क्यों उसको यहाँ पे रस्सी से बांधा जाता है। तो आपसे यहाँ पे ये चीज पूछी जा रही है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो जब भी हम यहाँ पे लगेज को बांधते हैं, ठीक है, मतलब जब भी हम यहाँ पे लगेज को रखते हैं रूफ पे, तो वो इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे वो बस में वो रेस्ट पे रहता है। ठीक है, जब आपकी यहाँ पे बस खड़ी हुई है और जब आप यहाँ पे उसको रख रहे हो, ठीक है, तो अब वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो आपका लगेज है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे लगेज है वो आपका क्या है, यहाँ पे रेस्ट पे है। ठीक है, इनिशियली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पे कहाँ है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, पर जब आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है बस का, मतलब यहाँ पे जब बस चलना शुरू कर देती है, ठीक है, आगे की तरफ में, तब आप यहाँ पे क्या देखते हो कि उस पे यहाँ पे क्या होता है, फोर्स यहाँ पे उसमें लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही सेम लॉजिक, सेम लॉजिक कैसे, यहाँ पे बस खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे अभी वो किस पे है, रेस्ट पे है। फिर यहाँ पे वो मोशन में आना जब शुरू करती है, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जो आपका यहाँ पे इंसान होगा, वो जब रेस्ट पे है और जब एकदम से वो यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो यहाँ पे बस स्टार्ट करता है, वो मोशन में जाती है, तो आपको एक झटका लगता है और आप यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाते हो, है ना। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि जो आपकी लगेज होता है ऊपर रखा होता है, वो इनिशियली क्या होता है, रेस्ट पे होता है, पर जैसे ही अब वो यहाँ पे मूव करना शुरू करेगी बस, तो उस पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो उसका डायरेक्शन है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो लगेज है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वही सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंडीशन जो हमने यहाँ पे एक और डिस्कस कर रखी थी, मान लो अब आपकी यहाँ पे जो बस है वो अब मोशन में है। अब जब वो मोशन में है और अब यहाँ पे देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, जब आपकी वो बस मोशन में है और अब वो यहाँ पे वो रेस्ट पे आ जाती है ब्रेक लगा के, मान लो कोई स्टॉप आ गया वहां पे बस रुकती है, तो अब यहाँ पे वो बस रुक रही है, मतलब वो यहाँ पे रेस्ट पे आ रही है। तो जब वो यहाँ पे रेस्ट पे आती है, तब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो अब आपका यहाँ पे पैसेंजर खड़ा हुआ होगा या फिर बैठा भी होगा, तो वो अब आपका यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब यहाँ पे बेंड कर जाता है या फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता है ना। जब यहाँ पे आपकी जो बस का ड्राइवर है जैसे ही एक ब्रेक मारता है, तो वैसे ही आप यहाँ पे आगे की तरफ गिर जाते हो, है ना, आगे की तरफ झुक जाते हो। तो वही सेम चीज आपकी लगेज पे भी अप्लाई हो रही है। तो जब आपकी यहाँ पे बस रेस्ट पे थी, मोशन में जा रही थी, तब आपका लगेज पे फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से वो पीछे जा रहा था। जब आपकी बस मोशन में है, जब आप यहाँ पे रेस्ट पे आती है, यहाँ पे मोशन के बाद, तब आपका जो लगेज है उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे वो आगे की तरफ जा रहा है लगेज। ठीक है, और इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे लगेज का बेसिकली यहाँ पे जो मास है, ठीक है, इसी की वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे उस पर्टिकुलर लगेज को हम लोग यहाँ पे बांध के रखते हैं, ताकि ऐसे सिचुएशंस में हमें यहाँ पे देखना ना पड़े कि जो आपका लगेज जो ऊपर रखा हुआ है वो यहाँ पे आगे जाके गिर जाए या फिर पीछे गिर जाए। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो हम अभी मैंने आपको जो दो कॉन्सेप्ट बताया बेसिकली यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, ये तो हम इतनी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आपका है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया ही आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे किस पर्टिकुलर मोशन की थी, ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की थी, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी की वजह से आपके यहाँ पे जो बस का यहाँ पे जो लगेज है बेसिकली जो आप ऊपर रख रहे हो, वो यहाँ पे नीचे जाके गिर सकता है उसके इनर्शिया की वजह से। ठीक है, और इनर्शिया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मास ऑफ लगेज की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। मतलब यहाँ आपसे बोल रहा है कि एक लेवल ग्राउंड है, मतलब आपका एक प्लेन सरफेस है या फिर आप बोलो फ्लैट सरफेस है, वहां पे आपका क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि एक बॉल जो है यहाँ पे वो रोल करती हुई जा रही है, ठीक है, मतलब मोशन में है। फिर आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको अब यहाँ पे रेस्ट पे लाना है, आप यहाँ पे कैसे ला रहे हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे जो आपकी बॉल है वो यहाँ पे स्लो हो जाती है और रुक जाती है, वो किस लिए हो जाती है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर सही होगा सी ऑप्शन, कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है, मतलब एक फोर्स लगती है बेसिकली आपकी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं, और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने का ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगती है यहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए। तभी हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेस्ट पे रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स के साथ एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो देखो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं, हमने यहाँ पे पहले भी दे रखा है। यहाँ पे जो लॉ ऑफ मोशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, जो इक्वेशंस हमने डिस्कस की थी उसमें, तो एस हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 400 मीटर दे रखा है पहली चीज। फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन डिस्कस कर रखी है पहले भी, लॉज जो हमने यहाँ पे जो चैप्टर 8 हमने बेसिकली डिस्कस किया था मोशन का, उसमें। तो एक आपकी यहाँ पे इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो पता होगी। अब एस हमें यहाँ पे पता है 400, यू हमारा यहाँ पे है 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टार्ट किससे हुई थी, रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आई होप कि ये तो आपको पता ही होगा, हम इतने टाइम से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन, चैप्टर 8 में भी हमने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जब यहाँ पे आपकी कोई चीज रेस्ट से ही स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या है कि यू आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे 0 ही होने वाला है। तो यू हो गया आपका 0, टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 20, फिर हाफ ए आपको यहाँ पे निकालना है। ए आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, मतलब ए पूछा जा रहा है। फिर टी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 400। ठीक है, 400 फिर यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आप यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे देखो 400 और ये 400 हट जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, तो ये अब आपका यहाँ पे, और ये सेकंड स्क्वायर उधर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बेसिकली, तो ये आपका आंसर आएगा ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का। अब उसके बाद आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर्स आपको यहाँ पे निकालना है। तो फोर्स का हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। फिर आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि ये 7 टन है ना। तो 7 टन मतलब यहाँ पे कितना केजी होता है, तो 1 टन में आपका 1000 केजी होता है, मतलब यहाँ पे 7000 केजी। तो मास कितना है अपना यहाँ पे 7000। ए हमारा कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो अभी आपका ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो ये आपका बन जाएगा 14000, फिर मास का केजी, और इसका यहाँ पे 2 का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14000 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ ही रहा है, और यही आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक्सलेशन निकाल लिया इक्वेशन ऑफ मोशन से, फिर हमने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हुए ही चलते, जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो मास हमें दे रखा है यहाँ पे स्टोन का 1 kg, फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है उसकी पहले, उसके बाद यहाँ पे वो रेस्ट पे आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो v है, अब यहाँ पे v आपका 0 बन गया। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, पर उसके बाद वो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाती है। तो यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वो अब आपकी यहाँ पे 0 हो गई। फिर नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 50, तो यहाँ पे मतलब एस आपको दे रखा है यहाँ पे 50। अब आप यहाँ पे इक्वेशन लगा दो, यहाँ पे मोशन की थर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो आपको वही इक्वेशन लगानी है जहाँ पे आपको एक चीज ना पता हो, बाकी सारी चीजें पता हो। ठीक है, जैसे इस केस में अगर आप यहाँ पे देखो तो v आपका 0 है, जो हमें पता है। u आपको यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 400 हो जाएगा प्लस 2। फिर a हमें यहाँ पे निकालना ही है। ठीक है, तो a हमें यहाँ पे निकालना है, और हमारा यहाँ पे s कितना हो जाएगा, यहाँ पे s है हमारा यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 100a, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 400 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे आपका a कितना हो जाएगा, -400/100। तो a आपका कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक टाइप से डी एक्सेलरेशन कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, आप उसको रोकने के लिए कुछ चीज कर रहे हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो नेगेटिव लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फोर्स क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो वापस से, एफ इक्वल्स टू एम ए।
फिर m आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, m दे रखा है 1, हमें यहाँ पे ऊपर दे रखा है 1। एक्सेलरेशन कितना है, -4। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पे माइनस का 4 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ये चीज तो अब इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब इस माइनस प्लस से कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फोर्स नेगेटिव भी आ सकती है, ऐसी नहीं है कि नहीं आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, मतलब यहाँ पे 5 डब्बों की ट्रेन को एक इंजन जो 1000 kg का है वो यहाँ पे उसको पुल कर रहा है। ईच ऑफ 2000 kg, मतलब यहाँ पे जो 5 डब्बे हैं उनका वेट कितना है, यहाँ पे हर एक का 200 200 2000 kg है। ठीक है, along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन। अब आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ पे हम पहले लिख ही लेते हैं सब कुछ। फोर्स आपको यहाँ पे दे दिया 40,000 न्यूटन। ठीक है, पहली चीज आपको ये दे रखी है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे मैं आर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रिक्शनल को बताने के लिए, तो हमारा यहाँ पे वो नेगेटिव साइन के साथ लगेगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो यहाँ पे -5000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमें यहाँ पे बतानी है। तो ये हम यहाँ पे कैसे बताएंगे, दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा एफ प्लस एफ आर। अब यहाँ पे इसको एन से डिनोट कर देते हैं, नेट फोर्स बता रहे हैं हम लोग इसलिए। तो एफ एन इक्वल्स टू एफ प्लस एफ आर। तो ये हमारा है यहाँ पे 40,000। ठीक है, 40,000 और प्लस, और यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा, -5000। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 35,000 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 35,000 न्यूटन आपका यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब दूसरे में क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा टोटल मास। तो टोटल मास अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, तो हमें ट्रेन का मास कितना दे रखा है यहाँ पे 8000 दे रखा है, मतलब इंजन का जो हमें मास दे रखा है वो 8000 दे रखा है। फिर हमें बोला कि उसमें 5 डब्बे हैं, हर एक डब्बे का 2000 यहाँ पे उसका वेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सबको यहाँ पे टोटल करोगे तभी आपका यहाँ पे मास निकलेगा ओवरऑल जो आपका ट्रेन का है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,000 kg। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखा, हमें आपसे बोल रखा है यहाँ पे कि हमें एफ निकालना पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू एम ए। क्योंकि हमें एफ पता है जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाल लिया। ठीक है, और हमें यहाँ पे मास भी पता है, तो हम तभी यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमें ऐसे फॉर्मुलेज यूज करने जहाँ पे हमें बाकी सब वैल्यूज पता हो, बस एक वैल्यू ना पता हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, E इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो एफ हमें पता है यहाँ पे 35,000 और मास हमारा है यहाँ पे 18,000। तो यहाँ पे ट्रिपल जीरो हट जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये नहीं भूलना है कि आपका टोटल मास आपको निकालना पड़ेगा। आप सिर्फ इंजन के मास से सॉल्व करने में मत लग जाना, आपको टोटल ट्रेन का आपको बताना है। ठीक है, इसलिए आपको बी ऑप्शन अगर आप देखो तो आपसे बोला है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन नहीं बोल रहा है, ट्रेन बोल रहा है। तो ट्रेन में आपका इंजन भी आएगा, साथ ही साथ जो उसमें 5 डब्बे लगे हैं अलग से, जिसको यहाँ पे वैगन बोल रहे हैं। ठीक है, 5 वैगन जो आपके लगे हैं, तो हर एक का जो आपका वेट है वो 2000 kg है, तो आपको यहाँ पे 5 इंटू 2000 करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे मास m के साथ मूव कर रहा है और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो यार इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने डिस्कस कर रखा है, बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो मोमेंटम को हम p से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, और m इंटू वी होता है, मतलब यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट across a floor of a constant velocity, what is it the friction force that will be exerted on the cabinet। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे बोल रखा है कि फोर्स लग रही है यहाँ पे 200 न्यूटन की। ठीक है, और यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है ना, फ्रिक्शनल जो फोर्स लगती है
वो आपकी इक्वल रहती है, ठीक है? यहाँ पे क्या रहती है, वो इक्वल रहती है, इक्वल टू फोर्स रहती है। मतलब जो भी आपकी फोर्स लग रही होगी, वो इक्वली आपकी फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगी। मतलब यहाँ पे जैसे आपकी यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, 200 लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपकी 200 ही लगेगी। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है? तो अपोजिट डायरेक्शन में वो आपकी बस लगेगी, यही यहाँ पे फर्क होगा। और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा, वो यहाँ पे -200 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पे ये पता चल गई कि जो आपकी फोर्स लग रही है, उतनी ही फोर्स आपकी लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि फोर्स आप लगा रहे हो यहाँ पे 200 न्यूटन, तो जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी वो भी 200 न्यूटन की ही लगने वाली है। बस फर्क यहाँ पे ये होगा, वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो उससे, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि आपकी फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, तो अब जब आप यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, -200 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलता हूँ। तो हमने यहाँ पे थर्ड फोर्थ, ठीक, फिर हमने ट्रक वाला भी कर लिया, स्टोन वाला भी कर लिया, हमने इंजन वाला भी क्वेश्चन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमोबाइल रह गया, अभी मैं ये करवा दे रहा हूँ। 9 हमने यहाँ पे कर लिया और 10 भी हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे 8 पे चलते हैं। तो यहाँ पे वो मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, पीडीएफ में शायद वो रह गया क्वेश्चन लिखना। तो 8 आपसे क्या बोल रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 केजी। मतलब आपको यहाँ पे देखो, हम लिखते हुए चलते हैं, तो मास आपको दे रखा है यहाँ पे 1500 केजी, ठीक है? फिर आपसे बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7। मतलब आपको ए दे रखा है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स इक्वल्स टू एम ए लगा दो। एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1500 इंटू -1.7, 1.7, है ना? अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -2550, ठीक है, न्यूटन। तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2550, ठीक है? तो ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा किसका, यहाँ पे एट्थ का। तो हमने यहाँ पे एट्थ भी कर लिया है, ठीक है? अब हम यहाँ पे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। तो देखो, 11th क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 11th आपसे बोल रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 केजी are moving in a same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपसे देखो क्या बोला जा रहा है कि m1 आपका है 1.5 केजी, m2 भी है आपका यहाँ पे 1.5 केजी, क्योंकि इक्वल मास की बात हो रही है, ईच ऑफ मास है ना, तो मतलब यहाँ पे दोनों का इक्वल मास है। फिर आपसे बोल रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है पहले वाले की, वो आपको दे रखी है यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वाला जो आपका है वो आपका इक्वल वेलोसिटी है, पर वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है? तो -2.5 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो हमने यहाँ पे अभी ऊपर देख रखा है, यहाँ पे जो मोमेंटम का हमने किया था, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1v1 प्लस m2v2, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है, इक्वल टू करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये m1 प्लस m2, और इन टू में आप यहाँ पे कर लो v, ठीक है? तो v क्योंकि आपका यहाँ पे सिमिलर रह जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है सिंपली। तो यहाँ पे m1 हमें कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, v1 हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 2.5 दे रखा है, प्लस करोगे m2 कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, v2 कितना दे रखा है, -2.5 दे रखा है। फिर m1 प्लस m2 कर दो यहाँ पे, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है? 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा यहाँ पे 3, और v आपका यहाँ पे इस तरीके से आप लिख दो। इनको जब आप सॉल्व करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 3.75, और यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा, और ये भी आपका 3.75 आएगा, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया है ना। तो यहाँ पे ये तो आपका जीरो बन जाएगा, और इक्वल्स टू है आपका यहाँ पे 3v। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो आपका यहाँ पे v भी आ रहा है, वो भी आपका यहाँ पे जीरो आ रहा है, ठीक है? क्यों, जो आपके यहाँ पे वेलोसिटी पूछी जा रही है, वो भी यहाँ पे कैसी आ रही है, वो भी आपकी यहाँ पे जीरो आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कोलिजन के बाद जो आपकी कंबाइंड वेलोसिटी होगी, वो आपकी क्या होने वाली है, 0 मीटर पर सेकेंड होने वाली है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है। तो हमने यहाँ पे 11 डिस्कस कर लिया, 12 आपको हम यहाँ पे 12 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो 12 आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड ऑफ मोशन, व्हेन ही पुश व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है
ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप यहाँ पे कोई फोर्स जब लगा रहे हो तो उसी सेम इंटेंसिटी की आप बोल रहे हो या फिर उसी सेम वैल्यू की फोर्स आपको भी यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे बोला जा रहा है कि कमेंट करना है आपको इसके लॉजिक पे जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका यहाँ पे ट्रक है वो उसका मास कितना होगा यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वेरी हाई मास होगा, या फिर इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे कि वेरी हैवी होगा, ठीक है। जो आपका ट्रक होगा वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पहली चीज आपको यहाँ पे ये पता चल रही है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे जैसे मान लो आप यहाँ पे ये ट्रक खड़ा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहे हो, आप यहाँ पे अकेले हो, आप यहाँ पे इसको धक्का दे रहे हो, तो यहाँ पे वो मूव नहीं करता है, क्योंकि जो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो ना वो बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है जो आप यहाँ पे अकेले खड़े होके लगा रहे हो, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है वो। और उसकी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो फोर्स है वो बेसिकली आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है उसके साथ वो कैंसल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि उसके उसके साथ यहाँ पे क्या हो जाती है, वो कैंसल आउट हो जाती है। तो जो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो अकेले खड़े होकर उस ट्रक को उसको हटाने के लिए, तो बहुत ज्यादा छोटी अमाउंट की फोर्स होती है, और इसी की वजह से जो आपकी यहाँ पे फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है जिसको हम फ्रैक्शनल फोर्स बोलते हैं, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रहे हो वो भी आपकी कैंसल आउट हो जाती है। तो यही आपका बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आपका यहाँ पे लॉजिक है जो यहाँ पे स्टूडेंट ने दिया है, ठीक है। तो वो एकदम करेक्ट लॉजिक है कि यहाँ पे टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बोली है। नाउ आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, न्यूमेरिकल है ये। तो 200 ग्राम आपका यहाँ पे हॉकी बॉल का मास है। फिर आपको दे दिया वेलोसिटी 10, ठीक है, वेलोसिटी आपकी कितनी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा, पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम, है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल यहाँ पे मोमेंटम निकालना पड़ेगा। अब वो आपके यहाँ पे क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी होता है, हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस किया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे V मतलब आप इसको फाइनल वेलोसिटी ये मत समझ लेना, ये बेसिकली यहाँ पे बस बता रहा है कि वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल है फाइनल है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। इनिशियल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो m इंटू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया यहाँ पे 200, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास बनेगा ये ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी भी आप यहाँ पे निकाल लो, तो ये भी हो जाएगा 200। और ये आपकी यहाँ पे कितनी बोल रखी है, तो ये आपको बोल रखा है रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइन के साथ होगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इंटू 5 माइनस का करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1000 आ जाएगा। ये भी आपकी यहाँ पे यूनिट होगी ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अब चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, एम वी माइनस एम यू, ठीक है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा -1000, फिर -2000, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो रह गया तो यहाँ पे 2000 है, ठीक है, तो -2000, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना था, चेंज ऑफ मोमेंटम हमें यहाँ पे निकालना था, तो चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दोनों मोमेंटम हमें यहाँ पे निकालने पड़े, ये था हमारा यहाँ पे इनिशियल और ये वाला है हमारा यहाँ पे फाइनल, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल हमारा -1000 आया था वो हमने किया, फिर माइनस हमारा आया, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव 2000 आया था, पर हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें हम यहाँ पे माइनस करेंगे इनिशियल को, तो इसलिए यहाँ पे -2000 हमने किया, तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे आ गया -3000, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो यहाँ पे बेसिकली यही आपसे बोला जा रहा है, बस आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक चीज जो आपको यहाँ पे पता चल रही है
तो चेंज इन मोमेंटम की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जो आपका यहाँ पे मोमेंटम है जो यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले 2000 था, फिर यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिड्यूस कितने से हो रहा है, वो आपका हो रहा है यहाँ पे 1000 से, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखता है यहाँ पे रिड्यूस बाय 1000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम, तो वो हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। तो मास आपको दे रखा है 10 ग्राम, जिसको हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, तो 0.01 केजी होगा ये, ठीक है, तो 0.01 केजी। फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें, यहाँ पे यू दे रखा है हमें यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है 0.03, ठीक है, तो हम ये भी सब लिखते हुए चलते हैं 0.03। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो v आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब अब यहाँ पे वो रेस्ट पे आ गया, मतलब v आपका क्या हो जाएगा, v आपका यहाँ पे हो जाएगा जीरो, तो v आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो हमें दे रखा है डेटा हमने वो लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे एस निकालना है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे पहले एस लगाने से पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमें जो एस का फॉर्मूला पता है वो लगाने के लिए, जैसे हमें यहाँ पे देखो फॉर्मूले जो आपको यहाँ पे फॉर्मूले मैं नहीं बोलूंगा, पर यहाँ पे इक्वेशन जो हमें पता है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v हमें पता है जीरो है, u हमें पता है 150 है, प्लस a हमें निकालना है और t की वैल्यू हमें पता है 0.03 है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 150 आपका इधर आएगा 150, और अपॉन में हो जाएगा ये 0.03। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आ जाएगी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, देखो डिस्टेंस निकालना है और इक्वेशन क्या लगाओगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, वी स्क्वायर आ जाएगा जीरो, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे यू हो जाएगा 150 प्लस 2 इंटू, और ए की जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, हमने यहाँ पे जो निकाली है 5000, और इंटू आप कर दो यहाँ पे एस। फिर आपका यहाँ पे एस कितना आ जाएगा, इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो एस हो जाएगा यहाँ पे 2.25 मीटर, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपको अब यहाँ पे फोर्स निकालनी है, तो अब आप यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एम का फॉर्मूला एम हमें पता है 0.01 है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, यहाँ पे वो है आपकी यहाँ पे 5000, ठीक है, 50,000 लिख दिया, एक सेकेंड, हाँ अब आगे आपका यहाँ पे 5000, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, -50 न्यूटन, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे पूछ रखा था, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड देना है, कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीटर लिख दे देंगे, यहाँ पे ये भी हमसे पूछ रखा था और ये भी हमसे पूछ रखा था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 2.25 मीटर और फोर्स आ जाएगा -50 न्यूटन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। तो मास हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 kg दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एंड स्टिक टू एन स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मतलब हमें यहाँ पे दो मास लेने पड़ेंगे, तो m1 ले लेते हैं 1 kg, और m2 हम लोग यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे 5 kg, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे 1 की दे रखी है, कितनी यहाँ पे 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट की दे रखी है यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे बेसिकली जीरो दे रखी है, स्टेशनरी है वो इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का मास यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मास को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 1 + 5 वो आ जाएगा यहाँ पे 6 kg, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे v ही निकालना है, v आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक। तो देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकालना पड़ेगा बिफोर कोलिजन, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिफोर, मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये अपना यहाँ पे कितना हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, तो यहाँ पे m1 कितना है, 1 है, इंटू हो जाएगा 10 प्लस, और यहाँ पे कितना है हमारे हमारे यहाँ पे
तो ये U2 क्योंकि आपका जीरो है ना, तो 10 अगर आप 5 इंटू जीरो करोगे तो जीरो ही आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज है आपके पास यहाँ पे आफ्टर कोलिजन। तो आप आफ्टर कोलिजन हमें यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, तो बिफोर और आफ्टर का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे हमें इक्वल रखना होता है। तो मतलब आफ्टर वाले केस में मतलब यहाँ पे m1v1, ठीक है, मतलब यहाँ पे v तो क्योंकि सेम ही होने वाला है, v आपको यहाँ पे निकालना है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे m1 प्लस m2 और इनटू में हम कर देंगे यहाँ पे v और इक्वल्स टू आपका यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इक्वल लेके चलते हैं, मतलब फाइनल इक्वल टू इनिशियल। ठीक है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल इस तरीके से। तो इनिशियल आपका कितना है, 10 है, और फाइनल की अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्म पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर्म से। ठीक है, तो m1 प्लस m2 इंटू वी अगर हम करेंगे और इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्योंकि v ही निकालना है तो 10 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे 6 है, तो 10 अपॉन 6 अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो 1.66 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1.66 मीटर पर सेकेंड अपने यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, जो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। तो यहाँ पे मास आपको दे रखा है यहाँ पे 100 kg। यू आपको यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी आपको यहाँ पे दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ये सब दे रखे हैं। ठीक है, 5 और 8, और टी हमें यहाँ पे दे रखा है 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आपसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इनिशियल निकालते हैं। तो इनिशियल निकालेंगे जब हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू यू हो जाएगा सिंपली, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो m इंटू यू कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू हो जाएगा 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये अपनी वैल्यू आ गई इनिशियल की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा फाइनल। तो फाइनल अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू वी। तो m अपना यहाँ पे कितना है, 100 है। v अपना यहाँ पे कितना है, वो है यहाँ पे 8, हमें यहाँ पे दे रखा है ना 8। फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैसे निकाला। अब उसके बाद अब यहाँ पे ये निकालने के बाद आपको दे रखा है कि ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब अब आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टाइम होता है। तो v हमें यहाँ पे पता है 8 है, u हमें पता है यहाँ पे कितनी है 5 है, और t हमें यहाँ पे दे रखा है 6। तो यहाँ पे 3/6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद आपसे यहाँ पे फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए लगा दो। मास आपको यहाँ पे पता ही है 100 दे रखा है, 100 kg। एक्सलेशन आपका आ जाएगा हाफ, तो हाफ को ये 0.5 लिख लो, वरना हाफ से डायरेक्टली कैंसिल आउट भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम कैसे लिखते हैं, 50 न्यूटन करके लिखते हैं। तो यही अपना यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, डायरेक्टली बेसिकली आपको बस यही चीज पता होनी चाहिए, जो जो आपसे यहाँ पे बोल रहा है उस तरीके से बस आपको यहाँ पे निकालते हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, अख्तर, किरण एंड राहुल, यहाँ पे 3 फ्रेंड है, वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड। मतलब यहाँ पे ये हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे एक्सप्रेसवे में जा रहे थे, जब यहाँ पे एक इंसेक्ट यहाँ पे इनकी विंडशील्ड पे मतलब कार की विंडशील्ड पे यहाँ पे हिट हो जाता है और वो यहाँ पे स्टक हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर यहाँ पे इन तीनों ने कुछ ना कुछ बोला है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे किरण ने क्या बोला है, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। तो किरण यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे इंसेक्ट का यहाँ पे जो मोमेंटम है उसको ज्यादा चेंज इन मोमेंटम सफर करना पड़ा है एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बेसिकली आपकी यहाँ पे गलत होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों गलत होने वाली है, तो यहाँ पे किरण ने क्या बोला बेसिकली यहाँ पे कि जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, इंसेक्ट का, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट, अगर हम यहाँ पे वापस देख लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। मतलब आप यहाँ पे ये चीज ये बेसिकली यहाँ पे किरण बोल रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल पी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मतलब होता है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लॉ पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, कि दोनों का जो यहाँ पे मोमेंटम होने वाला है वो यहाँ पे इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जो यहाँ पे जो मोटर कार है या इंसेक्ट है, दोनों का यहाँ पे जो इक्वल रहने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे किरण की स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट अगला यहाँ पे कौन बात कर रहा है, तो नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे अख्तर। तो अख्तर बोल रहा है यहाँ पे कि अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड एज द रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि जो इसकी कार है यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ चल रही थी, इसी की वजह से यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा जो फोर्स डाल रही है वो लार्जर फोर्स यहाँ पे डालेगी इंसेक्ट के ऊपर, और इसलिए यहाँ पे इंसेक्ट की यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो अख्तर ने बोला है वो पार्शली आप बोल सकते हो यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो अख्तर ने बोला है वो यहाँ पे क्या है, पार्शली आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पार्शली हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मास होता है कार का वो हमें पता है कि यहाँ पे ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो आप फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगी यहाँ पे इंसेक्ट के ऊपर, यहाँ पे इसके इस पर्टिकुलर कोलिजन पे वो यहाँ पे ज्यादा रहने वाली है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है, ठीक है। पर यहाँ पे डेथ की केस की हम यहाँ पे बात नहीं बोल सकते इस पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, जो यहाँ पे कौन बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है राहुल। तो राहुल यहाँ पे बोल रहा है कि राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट both the motor car and the insect experience the same force and the change in their momentum। मतलब अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंसेक्ट और मोटर कार दोनों ने ही यहाँ पे सेम फोर्स एक्सपीरियंस की और सेम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे राहुल की, तो राहुल ने एकदम इसको सही बोला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंप्लीटली इसको आप बोल सकते हो करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी स्टेटमेंट है, कंप्लीटली राइट बोल लो आप इसको, या फिर कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रुको, यहाँ पे मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसी करेक्ट स्टेटमेंट है, बेसिकली कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट आपकी है जो यहाँ पे राहुल ने बोली है, कि यहाँ पे जो मोटर कार है और जो इंसेक्ट है दोनों ही यहाँ पे बेसिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं इक्वल फोर्स और इक्वल चेंज इन मोमेंटम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड लॉ डिस्कस कर रखा है, थर्ड लॉ की वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो थर्ड लॉ हमें यहाँ पे पता ही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो इसी की वजह से आप यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों दोनों ही सेम फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे और सेम ही यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का। ये आपसे बोल रहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हम वो पहले लिख लेते हैं। मास दे रखा है आपको यहाँ पे 10 kg। डिस्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी है यहाँ पे 0, ठीक। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको यहाँ पे v पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप यहाँ से हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट्स फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, आपको यहाँ पे ये सब दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेस्ट पे था इसलिए हमारा u 0 है, और उसके बाद वो यहाँ पे गिरने पे लगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इसलिए हमारा u क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो सबसे पहली चीज, मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, p इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे लगाना है। तो इससे पहले यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसको करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, v चाहिए, है ना। v हमें यहाँ पे निकालना है, v आपको निकालना है। तो v आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन लगा के यहाँ पे लॉ की, यहाँ पे मोशन की, तो वो हम यहाँ पे क्या कौन सी लगाने वाले हैं, वो हम लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखने जाते हैं इसको, तो v स्क्वायर हमारा यहाँ पे इक्वल्स टू होने वाला है, v स्क्वायर हमें क्योंकि निकालना ही है, u हमें 0 है, वैल्यूज बस डायरेक्टली पुट कर दो आप, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, और s की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0.8, जो कि यहाँ पे हो जाएगी 8, और ये हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो 16 हो गया और v स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद ये स्क्वायर आप यहाँ पे ले आओ तो v हो जाएगा, और 16 आपका अंडर रूट में आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4,
ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो हमें यहाँ पे पता है पी की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू वी होती है। एम हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एम हमारा है यहाँ पे 10, वी है हमारा यहाँ पे 4, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसी ये बेसिकली हमारी यहाँ पे यूनिट होती है किसकी, मोमेंटम की। तो यही अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो 40 केजी मीटर पर सेकंड अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो 13 भी कर लिया, 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 17 भी कर लिया, और हमने यहाँ पे अपना 18 भी कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में जो दिए गए थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जो बीच में आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे थे वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और आपको यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने यहाँ पे नहीं सुन रखा है तो यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा था यहाँ पे मोशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, तो वहां पे जो हमने यहाँ पे पीवाईक्यूज किए थे ना, उसी में ही मैंने आपको ये दोनों चैप्टर के पीवाईक्यूज करा दिए हैं। तो आप यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वीडियो में आपको पीवाईक्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर के पीवाईक्यूज यहाँ पे करा चुका हूँ उसमें ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो है, यहाँ पे मोशन का ये वीडियो है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो मोशन चैप्टर है उसका, तो वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन मोशन के चैप्टर के और पीवाईक्यूज आपको वहाँ पे अच्छे से करा रखे हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, वहां से आपको दोनों चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन कर लिया अपने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का भी, साथ ही साथ जो आपको एग्जांपल्स दिए थे बीच में वो भी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से आप इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज भी देख सकते हो। तो वो सब जरूर देख लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इन सब की पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।